नमस्कार, मैं हूं प्रशांत पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे पावर पैक्ड बुलेटिन। नाम है बुलेट बुलेटिन। देश दुनिया की हर बड़ी खबर, वो भी फटाफट अंदाज में। अब आपसे कोई भी खबर नहीं छूटेगी, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना और राजनीति की 10 बड़ी खबरों से, यानी पॉलिटिक्स टॉप 10 से। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है, लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। एनजीओ सीपीआईएल यानी सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि नियमों का उल्लंघन कर पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। पीएम केयर फंड से अब तक 3,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2,000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप सबों के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं। कोरोना महामारी में संकट के हालात से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। सरकार के मुताबिक इस तरह के फंड पहले भी बनाए जा चुके हैं। फंड को लेकर उठाए जा रहे सवालों के लिए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे। आज मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और आपने यह भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। हाल ही में अमित शाह ने कोरोना से जंग जीती थी। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को देर रात करीब 2 बजे एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की अगुवाई में एक टीम उनकी देखभाल में लगी है। उन्हें हल्का बुखार था और उसके बाद उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया। 14 अगस्त को ही अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके बाद से वो होम आइसोलेशन में थे। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच गया है। देश में अब तक कुल पॉजिटिव मामले 27,02,742 हो चुके हैं। अब तक कुल 19,77,779 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से देश में 51,797 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 55,079 मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 876 लोगों की कोरोना से जान गई है। चीन से जारी तनाव के बीच कल यानी बुधवार से नौसेना के शीर्ष कमांडर्स के बीच बैठक शुरू हो रही है। 3 दिनों के सम्मेलन में जल सीमा की सुरक्षा की समीक्षा होगी। इस बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में हिंद महासागर में युद्धपोतों की संख्या बढ़ाने पर विचार हो सकता है। हिंद महासागर में भारत के कई युद्धपोत पहले से ही तैनात हैं। इधर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के हल्के स्वदेशी लड़ाकू जेट LCA तेजस को पाकिस्तान सीमा से लगे वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इंडियन एयरफोर्स ने तैनात कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से स्वदेशी तेजस की तारीफ की थी। पीएम ने कहा था कि LCA को खरीदने की डील जल्दी पूरी होने की उम्मीद है। सीमा पर चीन की आक्रामकता के बीच एयरफोर्स ने चीन के साथ साथ पाकिस्तान सीमा पर भी अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई है।
संसद का मानसून सत्र सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त हो गया था। नियमों के मुताबिक 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, जो 22 सितंबर को पूरा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र की तारीख तय करने के लिए सीसीपीए की इसी हफ्ते बैठक हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार सत्र के दौरान सांसदों के बैठने की नई व्यवस्था रहेगी। कोरोना के चलते सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन का दौरा भी किया है। कांग्रेस ने फेसबुक और बीजेपी के कथित साठगांठ के मुद्दे को लेकर मार्क जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस चिट्ठी में लिखा है कि ये काफी दुखद है कि आपकी कंपनी लोकतांत्रिक अधिकारों और मूल्यों को कुचलने में जानबूझकर भागीदार बनी है। कांग्रेस ने फेसबुक पर उनकी पहली की शिकायतों को बार बार अनदेखा करने का आरोप भी लगाया है। चिट्ठी में कहा गया है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के कई अधिकारियों से पहले भी इस तरह की शिकायतें की गईं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां अब एमपी डोमिसाइल रखने वालों के लिए आरक्षित होंगी। यह ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द किए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान कई लोक लुभावन ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने उद्योगों में 70% रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब अशोक लवासा एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। वो एडीबी में दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को खत्म हो रहा है। लवासा को जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। अगर सब कुछ सही रहता है तो अशोक लवासा अप्रैल 2021 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते और 2022 अक्टूबर तक यूपी, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराते। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार ने जोरदार छलांग लगाई। निफ्टी 1.25% की बढ़त के साथ 11,400 के करीब जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 478 अंक उछलकर 38,528 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 470 अंक का उछाल नजर आया। प्राइवेट बैंक, एनबीएफसीज और मेटल शेयरों में तेजी से बाजार को सहारा मिला। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। सोने चांदी के दाम फिर बढ़ गए हैं। 2 दिन में घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1700 रुपए तक बढ़ गया है। भाव 58,000 रुपए के करीब पहुंच गया है। वहीं 2 दिनों में चांदी 4,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो चुकी है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव आज 71,000 रुपए के करीब कारोबार करता नजर आया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी जोरदार तेजी नजर आई। विदेशी बाजार में सोने का भाव $2,000 के ऊपर रहा। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोने की निवेश की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। घरेलू शेयर बाजार में भारी खरीदारी और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से आज रुपए को मजबूती मिली। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 13 पैसे मजबूत होकर 74 रुपए 76 पैसे के भाव पर बंद हुआ। आज रुपए में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। रुपया सुबह 74 रुपए 78 पैसे पर खुला था और कारोबार के दौरान रुपए ने 74 रुपए 73 पैसे का उच्चतम स्तर भी छुआ। जानकारों का कहना है कि लगातार विदेशी निवेश के आने से रुपए को मजबूती मिल रही है। इधर एजीआर बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। बहस के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या आरकॉम के एजीआर बकाये की वसूली जियो से हो सकती है या नहीं। हालांकि जियो ने आरकॉम के बकाये से पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल एजीआर के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशन को करीब 25,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। अब आरकॉम का स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो इस्तेमाल कर रहा है। अब इस मामले में अहम सुनवाई होगी। इधर चीनी मिलों को जल्दी राहत मिल सकती है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कल होने वाली या अगले हफ्ते की कैबिनेट बैठक में राहत का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक चीनी के न्यूनतम रेट को 2 रुपए बढ़ाकर
33 रुपए प्रति किलो किया जा सकता है। इस बारे में फूड मिनिस्ट्री ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को प्रस्ताव भेज दिया है। साथ ही गन्ना के खरीद भाव को 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए प्रति क्विंटल किया जा सकता है। आईपीएल 2020 के लिए चाइनीज कंपनी वीवो की जगह नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान हो गया है। वीवो को सीजन 13 से हटाए जाने के बाद ड्रीम 11 को इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है। ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपए में आईपीएल 2020 सीजन के लिए राइट्स खरीदे हैं। वीवो इस टाइटल के लिए सालाना 440 करोड़ रुपए दे रहा था। स्पॉन्सरशिप की रेस की बात करें तो इसमें टाटा ग्रुप भी शामिल था। आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में किया जाएगा। वेदांता को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी की तूतीकोरिन के स्टारलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। वेदांता ने मद्रास हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है। यह मामला 2018 का है, जब वेदांता ग्रुप की कंपनी स्टरलाइट के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने कंपनी के प्लांट पर ताला लटकाने का फैसला किया था। कारोबारियों का भरोसा जीतने के लिए रेलवे पिज्जा डिलीवरी जैसा मॉडल अपनाने जा रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इस मॉडल पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि रेलवे सामान पहुंचाने के लिए एक समय सीमा तय करेगी। अगर तय समय में सामान की डिलीवरी नहीं होती है तो कस्टमर को मुआवजा दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि डिलीवरी देर से होने पर हर घंटे या 4 घंटे के हिसाब से हर्जाने का प्रस्ताव आ सकता है। ऐसा होने से सीमेंट, स्टील, आयरन और कोल कंपनियों को फायदा होगा। साथ ही रेलवे, ऑटो, ई कॉमर्स, फार्मा सेक्टर से नए ग्राहक भी जोड़ पाएगी। सीमा पर जारी तनातनी के बीच चीन के सरकारी बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने आईसीआईसीआई में हिस्सेदारी खरीदी है। हालांकि जानकारों के मुताबिक इससे देश हित के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में 357 संस्थागत निवेशकों से 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसमें चीन के केंद्रीय बैंक का हिस्सा सिर्फ 15 करोड़ रुपए है और ये QIP के जरिए निवेश हुआ है। दूसरे विदेशी निवेशकों में सिंगापुर सरकार, मॉर्गन इन्वेस्टमेंट, सोसाइटी जनराले जैसे संस्थान शामिल हैं। पिछले साल मार्च में चीन के केंद्रीय बैंक ने SDFC में अपना निवेश बढ़ाकर 1% से ज्यादा किया था। तब इस पर काफी हंगामा भी हुआ था। चाइनीज ऐप टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने की रेस में अब ओरेकल भी शामिल हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक के कारोबार को खरीदने को लेकर बाइटडांस और ओरेकल के बीच शुरुआती बातचीत चल रही है। ओरेकल टिकटॉक का अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कारोबार खरीदने को लेकर काफी गंभीर है। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट सामने आई थी। अमेरिका ने टिकटॉक पर बैन को मंजूरी दी है। अगर टिकटॉक के लिए सौदा 15 सितंबर तक नहीं हो पाता तो बैन लागू हो जाएगा। ऐसा न हो कि आने वाले दिन में जो गवाह है उन्हें उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, कोई घटना घट जाए, उनकी हत्या हो जाए, किसी भी चीज़ों से इनकार नहीं हो सकता है। जिस तरह से मूवमेंट में हर कुछ चल रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं, अभी भी डिमांड जरूर करते हैं कि जो गवाह सामने आ रहे हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए और किसी भी एविडेंस से छेड़छाड़ ना किया जाए। और इन तमाम चीज़ों के लिए CBI का सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एक्शन में आके काम शुरू कर दे। दिल्ली में CA विरोधी हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा के मास्टर माइंड आसिफ इकबाल तन्हा ने पुलिस से पूछताछ में साजिश का पर्दाफाश किया है। आसिफ ने अपने कबूलनामे में कहा है कि उसने CA विरोधी हिंसा में बसों को जलाया था। उसने बताया कि पीस मार्च की आड़ में हिंसा की साजिश रची थी। उसने यहां तक कहा कि वो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। आरोपी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि जब CA बिल आया तो उसे ये एंटी मुसलमान लगा। उसके बाद से ही बिल का विरोध करने के लिए जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ वो जुड़ गया।
अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए सेंट्रल रेलवे ने मुंबई में ड्रोन को निगरानी में लाया है। इससे हर कार शेड या स्टेशन पर होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। रेलवे ने अभी इस तरह के 2 ड्रोन कैमरे खरीदे हैं। 2 किलोग्राम के कैमरे से लैस ये ड्रोन 25 मिनट तक लगातार हवा में रह सकते हैं। इनके कैमरों की मदद से 2 किलोमीटर की निगरानी की जा सकती है। इनकी मदद से रेलवे ने पिछले 48 घंटों में 2 चोरों को पकड़ा है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यूपी से गुजरात तक भारी बारिश हो रही है। सूरत, जामनगर और वडोदरा बाढ़ से बेहाल हैं। सूरत और वडोदरा के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। राज्य के विश्वामित्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 3 दिन वडोदरा में भारी बारिश की चेतावनी है। उधर उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के चलते पहाड़ दरकने की खबर सामने आई, जिससे आवाजाही पर असर पड़ा है। यूपी में भी कई नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई गांव पानी में डूब चुके हैं। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। बाढ़ पीड़ितों को घरों तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। नदी के पानी में राहत सामग्री का गोदाम भी बह गया। लगातार पानी बढ़ने से किनारे में रहने वालों को अलर्ट किया गया है। राहत टीमों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। जी बिजनेस ने 6 मई को आपको बताया था कि तानाजी बनाने वाले डायरेक्टर ओम राउत प्रभास को अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने की तैयारी में है और अब उस फिल्म का आधिकारिक ऐलान हो गया। आज सुबह 7:11 पर प्रभास और ओम राउत ने पौराणिक फिल्म आदि पुरुष का ऐलान किया। साथ ही फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी किया। माना जा रहा है कि इस फिल्म में प्रभास भगवान श्री राम की भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। फिल्म को टी सीरीज प्रोड्यूस कर रही है और ये मल्टीलिंगुअल फिल्म साल 2022 में हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा भाषा में रिलीज होगी। बॉलीवुड में डिफेंस से जुड़ी फिल्मों के बनने का सिलसिला बहुत बढ़ गया है। इसी कड़ी में जॉन अब्राहम ने अपनी अगली फिल्म का नाम गोरखा रखा है। हालांकि इसे शुरू करने से पहले वो काफी सावधानी बरत रहे हैं। फिल्म से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फिल्म में कैरेक्टर का स्केच और कहानी कैसी होगी, इस बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री को जानकारी दे दी गई है और रक्षा मंत्रालय की इजाजत मिलने के बाद ही इसे बनाया जाएगा, ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत ना हो। हाल ही में अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल के डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने की अनाउंसमेंट हुई। वहीं फिल्म से एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज का फर्स्ट लुक मेकर्स ने जारी किया है। अभिषेक बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया। पहले ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे OTT पर रिलीज करने का फैसला हुआ। अभिषेक इलियाना के अलावा मूवी में निकिता दत्ता, सुमित व्यास, राम कपूर और अजय देवगन भी नजर आएंगे। हालांकि फिल्म कब रिलीज होगी, इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन के बैनर तले इंटरनेशनल फिल्म का ऐलान किया है। ये एक हॉरर फिल्म होगी जो Amazon ओरिजिनल की एंथोलॉजी वेलकम टू द ब्लूम हाउस का पार्ट होगी। फिल्म का नाम इविल आई है, जिसे लॉस एंजल्स के फिल्म मेकर्स एलन दासानी और राजीव दासानी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बारे में प्रियंका ने जानकारी दी और ये बताया कि फिल्म अक्टूबर में ऑनलाइन रिलीज होगी। दिल्ली कैपिटल्स ने IPL के 13वें सीजन के लिए क्रिस वोक्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के एनरिक नॉटसे को साइन किया है। क्रिस वोक्स ने अपने आप को फिट रखने के लिए IPL के इस सीजन से नाम वापस ले लिया था। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 5 महीने से ज्यादा समय के बाद क्रिस का रिप्लेसमेंट ढूंढा। आपको बता दें, एनरिक पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे थे, लेकिन कंधे में चोट के कारण वो अपना IPL डेब्यू नहीं कर पाए थे। कोरोना वायरस के दौर में क्रिकेट तो शुरू हो चुकी है, लेकिन लीग क्रिकेट का आगाज आज से हुआ है। वेस्टइंडीज में आज से कैरिबियन प्रीमियर लीग सीजन 8 शुरू हो चुका है। बिना दर्शकों वाली लीग में इस बार क्रिस गेल घरेलू लीग में नहीं खेल रहे हैं। प्रवीण तांबे इस लीग में अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं। वो ट्रिनिबागो नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे हैं।
टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। कोहली ने 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। हालांकि उस मैच में विराट कुछ खास नहीं कर पाए थे और 12 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद उनका कारवां अब तक रुका नहीं है। विराट की कप्तानी में भारत ने 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी विराट के 12 साल के इंटरनेशनल करियर के लिए उन्हें बधाई दी। इटली का फुटबॉल क्लब इंटर मिलान 22 साल बाद यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंचा है। इंटर मिलान ने दूसरे सेमीफाइनल में यूक्रेन की टीम शख्तर दोनेत्स्क को 5-0 से हराया। खिताब के लिए उसका मुकाबला 21 अगस्त को फाइनल में स्पेन की टीम सेविला से होगा। इंटर मिलान ने 1998 में फाइनल खेला था। वहीं खेल मंत्रालय की ओर से 12 सदस्यीय स्पेशल कमेटी ने द्रोणाचार्य और मेजर ध्यानचंद खेल सम्मान के लिए दिग्गजों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इस बार शूटिंग कोच जसपाल राणा और हॉकी कोच रोमेश पठानिया सहित 13 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। वहीं 15 लेजेंड्स को मेजर ध्यानचंद सम्मान के लिए चुना गया है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कमेटी ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को खेल रत्न देने की सिफारिश की है। उनके अलावा रेसलर विनेश फोगाट, टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और पैरालंपियन मरियप्पन थंगावेलु के नाम की भी सिफारिश हुई है।